गुड मॉर्निंग दोस्तों। हिंदी साहित्य के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि टीजीटी पीजीटी की परीक्षा संभवतः मार्च में होने वाली है, जिसको ध्यान में रखते हुए हम लोग एक टारगेट बैच स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास, जिसमें गद्य एवं पद्य के दोनों भागों को शामिल किया गया है। आज की क्लास हिंदी साहित्य की पूर्व पीठिका पर आधारित है। यह वीडियो आपकी परीक्षा के लिए बहुत उपयोगी होने वाला है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, देर न करते हुए हम लोग अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। परीक्षा बहुत नज़दीक है। तो हिंदी साहित्य में जो है हम लोग पद्य साहित्य को देखने वाले हैं। सबसे पहले एक और वीडियो आप लोगों को मिलेगा जो गद्य साहित्य पर आधारित होगा, जिसमें हम लोग उपन्यास कवर करेंगे, फिर नाटक, उसके बाद जो है कहानी, फिर अन्य लघु विधाओं को भी समेटा जाएगा। तो आज की ये पहली क्लास पूर्व पीठिका पर आधारित है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि भारत में मोटे तौर पर दो परिवारों की भाषाएं बोली जाती हैं। एक भारोपीय परिवार है और दूसरा द्रविड़ परिवार है। द्रविड़ परिवार में हम लोग देखें तो हमारी भाषा आ जाती है, कुछ बोलियां इसमें समेटी गई हैं, जिसको मैं इधर लिख देता हूँ। बहुत थोड़ा सा पतला कर लेता हूँ, चलिए ठीक है। हाँ, तो द्रविड़ भाषा परिवार में देखें हम तो हमको बोली मिल जाती है या भाषा मिल जाती है, जिसको आप कहते हो तेलुगु आंध्र प्रदेश में बोली जाती है। कहाँ बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में। तो दक्षिण भारत की जितनी बोलियां आती हैं वो द्रविड़ परिवार में आती हैं। जैसे आप देख सकते हैं कन्नड़ है, कन्नड़ कर्नाटका में बोली जाती है। और आप देख सकते हैं तमिल है, तमिलनाडु में बोली जाती है। और आप देख सकते हैं मलयालम है, और ये जो है केरला में बोली जाती है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं वो द्रविड़ परिवार की भाषा के अंतर्गत आती हैं। भारोपीय परिवार में उत्तर भारत की बोलियां आ जाती हैं। भारत में देखा जाए तो भारत के बाहर भी भारोपीय परिवार की बोलियां बोली जाती है, तो उनको भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखें भारोपीय परिवार के अंतर्गत दो वर्ग दिखाई देते हैं। पहला वर्ग है शतम वर्ग, दूसरा है केतुम वर्ग। शतम वर्ग और केतुम वर्ग। केतुम वर्ग से हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है शतम वर्ग से। शतम वर्ग में एक भाषा आती है भारत ईरानी शाखा, जिसको हम आर्य शाखा भी कहते हैं। ठीक है, इसमें हमको भारतीय भाषा भी नजर आएगी और ईरानी भाषा भी नजर आती है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारतीय ईरानी शाखा में या आर्य शाखा में भारतीय आर्य भाषा,
दरद आर्य भाषा और ईरानी आर्य भाषा। यहाँ भी आप आर्य भाषा लगा सकते हैं, ईरानी आर्य भाषा। ये 3 बोलियाँ हो गई। तो हमको हम देखें दरद आर्य भाषा में कश्मीरी, सिड़ा और ये सब भाषाएं आती है। फारसी, ईरानी में देखें तो फारसी और अवेस्ता आती है, जिसे हमें पढ़ना नहीं है, बस जानकारी के लिए। ठीक है, हमको पढ़ना है भारतीय आर्य भाषा, क्योंकि हमको हिंदी देखना है। तो हिंदी हमारी जो है भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है, जिसके 3 वर्ग बनाए गए हैं। भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला वर्ग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, और दूसरा है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा, और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसका समय भी दिया गया है। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो है वो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक आती है। इसके अंतर्गत देखा जाए तो 2 बोलियां दिखाई देती हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा में संस्कृत आती है, और संस्कृत जो है 2 वर्गों में रखा गया है इसको। एक वैदिक संस्कृत और दूसरा लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, और लौकिक संस्कृत 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। वैदिक संस्कृत में कोई व्याकरण नहीं था, इसका कोई व्याकरणाचार्य या व्याकरण नहीं है, इसका व्याकरण नहीं है। लेकिन लौकिक संस्कृत का व्याकरण है, इसको व्याकरणबद्ध कर लिया गया था। और व्याकरणाचार्य हैं पाणिनि ने लौकिक संस्कृत का व्याकरण बनाया है। अब आगे देखते हैं आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। इसमें हम देखें तो इसको मत देखिए, पहले आप देखिए प्राचीन हो गया, मध्यकालीन को देखिए। मध्यकालीन, ठीक है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा। इसके अंतर्गत प्राकृत आती है, और इसको प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत या तृतीय प्राकृत कहा जाता है। प्रथम प्राकृत को पाली भी कहा गया है, और तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश भी कहा गया है। इनका समय आप देख सकते हैं यहाँ पर 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक, और 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और ये है 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके व्याकरणाचार्य जो हैं पाली के कच्चायन हैं, और प्राकृत के वरुचि हैं, और अपभ्रंश के हेमचंद्र हैं। ठीक है, अपभ्रंश के हेमचंद्र हैं। तो ये एक डायग्राम है आप लोगों के सामने, जिसको आप चाहें तो बना भी सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रमुख तथ्य, अब यहाँ से हम लोग देखेंगे प्रमुख तथ्य। हिंदी का संबंध भारोपीय परिवार से है। हिंदी का संबंध किससे है? तो भारोपीय परिवार से है। भारोपीय परिवार से। भारोपीय परिवार की भाषाओं को 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। पहला है शतम वर्ग, दूसरा है केतुम वर्ग। शतम वर्ग और केतुम वर्ग, ठीक है, शतम वर्ग और केतुम वर्ग। शतम वर्ग और केतुम वर्ग, तो ये 2 वर्गों में आपको दिखाई दे रहा है। आगे बढ़ते हैं। हिंदी भारोपीय परिवार, जो हिंदी है हमारी, वो भारतीय परिवार के शतम वर्ग की, यहाँ कामा लगा लीजिए, कह रहा है कि जो हिंदी है वो भारतीय परिवार के शतम वर्ग की
भारत ईरानी शाखा या जिसको आप आर्य शाखा कहते हैं उसके अंतर्गत आती है, परिगणित की जाती है। हिंदी किसके अंतर्गत आती है? तो भारतीय परिवार के शतम वर्ग की भारत ईरानी शाखा या आर्य शाखा के अंतर्गत आती है। शतम वर्ग की आर्य शाखा के अंतर्गत आती है हिंदी। भारतीय भाषाओं का आरंभ देखा जाए, भारतीय भाषाओं का आरंभ देखा जाए तो वो है 1500 ईसा पूर्व से। इसका आरंभ कब से माना जाता है? तो इसका आरंभ माना जाता है 1500 ईसा पूर्व, जब मध्य एशिया से लोग आए थे गाय भैंस चराते हुए। ठीक है, 1500 ईसा पूर्व। भारतीय आर्य भाषाओं को काल के आधार पर 3 भागों में बांटा गया है। पहला भाग है भारतीय आर्य भाषा का पहला भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, दूसरा भाग है मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा। प्राचीन जो भारतीय आर्य भाषा है उसके अंतर्गत संस्कृत आती है। कौन सी आती है? तो संस्कृत आती है। और मध्यकालीन के अंतर्गत प्राकृत आती है और इसके अंतर्गत आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत हिंदी आती है। ठीक है, तो प्राचीन भारतीय आर्य भाषा जो स्टार्ट होती है 1500 ईसा पूर्व से और चलती है कहाँ तक? 500 ईसा पूर्व तक, संस्कृत वाली। और मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा जो प्राकृत है वो चलती है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और हिंदी जो आधुनिक भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत आती है वो 1000 ईस्वी से स्टार्ट होती है और अब तक चल रही है। जैसे उसको देख सकते हैं, नीचे लिखा हुआ है कि प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं के में बोलचाल का आधार क्या था? संस्कृत भाषा थी। प्राचीन भारतीय आर्य भाषाओं में बोलचाल की भाषा, उस समय जो लोग बोलते थे उनकी बोलचाल की जो भाषा थी वो संस्कृत थी। संस्कृत को 2 वर्गों में बांटा गया। पहला वर्ग है वैदिक संस्कृत और दूसरा वर्ग है लौकिक संस्कृत। समय देखें तो ये 1500 से स्टार्ट होता है, 1500 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 800 ईसा पूर्व तक चलता है। लौकिक संस्कृत देखें तो ये 800 ईसा पूर्व से स्टार्ट होता है और 500 ईसा पूर्व तक चलता है। लौकिक संस्कृत लगभग 300 साल आपको दिखाई देता है, 300 साल चलता है, 300 वर्ष। लेकिन वैदिक संस्कृत जो है वो लगभग चलता है 5 दू 700 वर्ष। कौन चलता है? वैदिक संस्कृत, और 300 वर्ष तक ये चलता है। वैदिक संस्कृत के अंतर्गत वेद आते हैं, चारों वेद, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। और क्या आता है? वेद के बाद वेदांग भी इसी में लिखे गए हैं। किसमें? तो वैदिक संस्कृत में। ब्राह्मण ग्रंथ भी किस में लिखे गए हैं? वैदिक संस्कृत में। और उपनिषद आदि जितने ग्रंथ लिखे गए हैं सब वैदिक संस्कृत में लिखे गए हैं। भारत की जो प्राचीनतम भाषा वैदिक संस्कृत है। प्रश्न ये बनता है, प्रश्न मोस्ट हो जाता है यहाँ पर कि भारत की प्राचीनतम भाषा कौन सी है? तो हम कहते हैं वैदिक संस्कृत। अगर वैदिक संस्कृत नहीं विकल्प में होता है तो संस्कृत कहते हैं। और फिर पूछा है तथा सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ऋग्वेद है। सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो हम कह लेंगे ऋग्वेद है। अब बात करते हैं लौकिक संस्कृत की। तो लौकिक संस्कृत का रचना संसार जो है थोड़ा बड़ा है। वैदिक संस्कृत का जो रचना काल है वो थोड़ा छोटा है, उसमें ज़्यादा रचनाएं नहीं हैं। लेकिन लौकिक संस्कृत का जो रचना संसार है वो बड़ा है, उसमें बहुत सारी रचनाएं लिखी गई हैं। इसके अंतर्गत देखा जाए तो
धार्मिक काव्य लिखे गए हैं, प्रबंध काव्य लिखे गए हैं और गद्य काव्य भी लिखे गए हैं, पुराण लिखे गए हैं, गीति काव्य, नाटक भी लिखे गए हैं। संस्कृत का अर्थ है जिसका संस्कार या परिमार्जन कर दिया गया है। संस्कृत का अर्थ क्या है कि जिसका संस्कार कर दिया गया है या परिमार्जन कर दिया गया है। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध कर अष्टाध्यायी का रचना किया। किसका? अष्टाध्यायी का। पाणिनि ने लौकिक संस्कृत को व्याकरणबद्ध किया और अष्टाध्यायी जो ग्रंथ है उसकी रचना किया, जिसमें संस्कृत का व्याकरण है। कात्यायन ने भी लौकिक संस्कृत का एक व्याकरण ग्रंथ बनाया था, जिसको हम कह सकते हैं वर्तिका। तो इनका एक वर्तिका है जो संस्कृत का व्याकरण है। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है जिसका या इसका प्राचीनतम काव्य ग्रंथ रामायण माना जाता है। लौकिक संस्कृत साहित्यिक भाषा है, इसमें बहुत सारी रचनाएं लिखी गई, साहित्य लिखे गए और इसका सबसे प्राचीनतम जो काव्य ग्रंथ माना जाता है वो रामायण को माना जाता है। वैदिक संस्कृत का मानकीकरण का मतलब व्याकरण बनाते हैं ना, ठीक है। वैदिक संस्कृत का जो मानकीकरण है या मानकीकरण को हम कह सकते हैं व्याकरणबद्ध, तो वैदिक संस्कृत का जो मानकीकरण है वो नहीं हुआ था, ठीक है। मानकीकरण नहीं हुआ था, जबकि लौकिक संस्कृत का मानकीकरण कर दिया गया था। किसके द्वारा किया गया? तो आप कह सकते हैं कि पाणिनि के द्वारा किया था, ठीक है। चलिए, मानकीकरण के अभाव में वैदिक संस्कृत में जो है मानकीकरण नहीं हो पाया था, उसका व्याकरण नहीं बना था। तो उसमें दोष क्या था? दोष ये आता था कि वो बहुरूपता थी, उसके कई रूप होते थे, ठीक है। जिसको जो मन में आता लिखता, अब उसको वही पढ़ सकता था जो लिखा है, दूसरा नहीं पढ़ पाता था। उसके में समस्या आती थी कि ये शब्द क्या लिखा गया है, ठीक है। इसलिए जब बहुरूपता थी, बहुरूपता का मतलब अनेक रूपता, इसलिए वो बहुत जटिल थी, उसमें जटिलता आ जाती थी। जबकि लौकिक संस्कृत में एक रूपता थी, इसका व्याकरणबद्ध बना दिया गया था, इसको व्याकरणबद्ध कर दिया गया था, नियम बना दिया गया था। तो इसीलिए जो है ये एक रूप में पाई जाती थी, इसमें एक रूपता थी, तो पढ़ने में समझने में आसानी होती है। आगे देखें, लौकिक संस्कृत के प्रमुख कुछ ग्रंथ हैं। वैदिक संस्कृत के तो हम लोग देख लिए कि वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, वेदांग हैं, तो इस टाइप की रचनाएं वहाँ पे लिखी गई हैं। यहाँ लौकिक संस्कृत में क्या मिलता है आपको? तो वाल्मीकि द्वारा लिखा गया रामायण मिलता है, वेद व्यास द्वारा लिखा गया महाभारत मिलता है, कालिदास की कुछ रचनाएं हैं जो रघुवंशम, कुमार संभव, मेघदूत और अभिज्ञान शकुंतला, सारी रचनाएं कालिदास की आती हैं और भी रचनाएं हैं। अश्वघोष की रचना है सौंदर्यानंद जो महाकाव्य है, बुद्ध चरित रचना है, ये भी महाकाव्य है। बाणभट्ट की रचना देखें, हर्षचरित और कादंबरी मिल जाती है संस्कृत में। लौकिक संस्कृत में आमरुक की मिलती है, आमरुक शतक। आप देखेंगे बिहारी सतसई है, आमरुक शतक का भी उस पर प्रभाव दिखाई देता है। बिहारी सतसई पर इस ग्रंथ का प्रभाव दिखाई देता है। भारवी की रचना है किरातार्जुनीयम महाकाव्य है ये। माघ की रचना है शिशुपाल वधम। ये सभी रचनाएं जो हैं, ये सभी रचनाएं जितनी भी लिखी गई है ये लौकिक संस्कृत में है। किस में है?
तो लौकिक संस्कृत में है। चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ रचनाएं हैं देख लेते हैं। भास, भास की रचना है प्रतिमा नाटक, अभिषेक नाटक और बालचरित। भास की रचनाएं हैं। देखिए संस्कृत साहित्य में ये सारी रचनाएं पूछी जाती हैं, ठीक है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। भर्तृहरि की रचना है श्रृंगार शतक, शूद्रक की है मृच्छकटिकम नाटक है, हर्षवर्धन की रचना रत्नावली नाटिका है, भट्टनारायण की रचना बेड़ी संहार ये भी नाटक है, और विशाख दत्त का रचना है मुद्रा राक्षस ये भी नाटक है। भवभूति ने लिखा उत्तर रामचरितम, महावीर चरित, ये सब दोनों नाटक हैं। जयदेव का है गीत गोविंद और गोवर्धन का है आर्या सप्तशती। अब इसका भी प्रभाव आपको दिखाई देता है बिहारी सस्सई पर। बिहारी सस्सई पर इसका भी प्रभाव आपको दिखाई देता है। सारे ये लौकिक संस्कृत के ग्रंथ हैं। आगे बढ़ते हैं। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा के अंतर्गत प्राकृत भाषा आती है। प्राकृत भाषा कहाँ आती है? जो हमारा मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा है, उसी के अंतर्गत आती है प्राकृत। लौकिक संस्कृत जितना ही समृद्ध होती गई, लिख रहा है कि लौकिक संस्कृत जितना ही समृद्ध होती गई, व्याकरण की सीमा में उतना ही जकड़ती चली गई, उतने ही उसके व्याकरण मजबूत होते चले गए, और जब वो बंधन में बंधती चली गई तो उसके परिणाम स्वरूप बोलचाल की भाषा अलग रूप से परिवर्तित हो गई। अब उसी का असर था, जब व्याकरणबद्ध नियमबद्ध होती चली गई भाषा, तो उससे हट करके अलग रूप ले लेती है, बोलचाल की भाषा एक अलग भाषा बन जाती है जो सरल भाषा होती है, जिसे क्या कहा जाता है? तो प्राकृत कहा जाता है। जब लौकिक संस्कृत व्याकरणबद्ध होने लगी, बोलचाल में कठिनाई आने लगी, तो उससे अलग हट करके एक भाषा जन्म ली जिसको कहा गया प्राकृत। प्राकृत शब्द की उत्पत्ति प्राक्धनकृत से है, जिसका अर्थ होता है पहले बनी या प्राकृत से उत्पन्न। पहले बनी, उसका अर्थ है पहले बनी या फिर प्राकृत से उत्पन्न भाषा को प्राकृत कहते हैं। अर्थात संस्कृत प्रकृति है, उससे उत्पन्न प्राकृत है। अर्थात ये कह सकते हैं कि जो संस्कृत भाषा है वो प्रकृत है, प्रकृति का देन है, और उससे जो बना है, उससे जो पहली बार बना है वही प्राकृत है। आइए अब देखते हैं मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषाओं को 3 वर्गों में बांटा गया है। किसको? मध्यकाल वाली को। ठीक है, मध्यकाल वाली भाषा है उसको 3 वर्गों में बांटा गया, जिसमें हम कहते हैं प्रथम प्राकृत, जो प्राकृत आती है ना, तो प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली भी कहते हैं, और द्वितीय प्राकृत को प्राकृत कहते हैं, तृतीय प्राकृत को अपभ्रंश कहते हैं। जो पाली है वो 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक चलती है, और प्राकृत जो है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक चलती है, और अपभ्रंश 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। इसके बाद 1000 के बाद जो है आधुनिक हिंदी का या आधुनिक भारतीय आर्य भाषा आ जाती है, जहाँ से हिंदी हमको मिल जाती है। ठीक है, प्रथम प्राकृत की अगर हम बात करें तो प्रथम प्राकृत के अंतर्गत पाली आती है। ठीक है, शिलालेखीय प्राकृत आते हैं, और क्या आते हैं? शिलालेखीय आते हैं। शिलालेखीय प्राकृत का प्रयोग सम्राट अशोक के शिलालेखों में मिलता है। अशोक ने जो पत्थरों पर लिखवाया तो इसी में लिखवाया था। ठीक है, पाली शब्द की व्युत्पत्ति के संबंध में भिक्षु जगदीश कश्यप
ने अपना मत दिया है और वो मत जो है सर्वमान्य है। उन्होंने बताया कि पहले पर्याय, फिर उसके बाद पर्याय हुआ। पहले शब्द क्या था? पर्याय था, उसका बना पर्याय, उसके बाद पर्याय बना, पर्याय से फिर पालियाय बना और पालियाय के बाद जो है हमारा पाली बन जाता है। क्या बनता है? पाली। प्रारंभ में पाली शब्द का प्रयोग किसी भाषा के लिए न होकर, यहाँ कह रहा है कि प्रारंभ में शुरू में जो है पाली शब्द का प्रयोग किसी भाषा के लिए नहीं हुआ था, बल्कि किस लिए हुआ था? बुद्ध के वचन के मूल पाठ के लिए होता था। यानी गौतम बुद्ध जो है जो बात कहेंगे, जो वचन बोलेंगे, जो चीज़ लिखेंगे, उसी के लिए ये हुआ था। फिर बाद में यह भाषा के अर्थ में रूढ़ हो गया, बाद में यह भाषा बन गया, यह शब्द भाषा के लिए प्रयोग होने लगा। पाली बौद्ध धर्म की भाषा है। पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, क्योंकि अधिकांश बौद्ध साहित्य इसी भाषा में लिखा गया है, इसलिए पाली भाषा को हम बौद्धों के लिए जो है स्वीकृत कर दिए, यानी मान लिए कि पाली जो है बौद्ध धर्म की भाषा है, क्योंकि सबसे ज़्यादा बौद्ध धर्म के ग्रंथ इसी में लिखे गए हैं और उपदेश भी इसी भाषा में वो लोग देते थे। श्रीलंका वासी जो है, श्रीलंका के जो बौद्ध हैं, उनका मानना है कि यह मगध की बोली है। उनका मानना है कि जो ये पाली है वो कहाँ की बोली है? मगध की। गिरियर्सन ने इसे मागधी बोली मानते हुए इस पर पैशाची का प्रभाव स्वीकार किया है। किसका? पैशाची का। ये मानते हैं कि इस पर जो है पैशाची का प्रभाव है। वस्तुतः अपने मूल रूप में पाली मध्य देश की भाषा में है, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए वस्तुतः वास्तविक रूप में कि जो पाली है अपने मूल रूप में तो मध्य देश की भाषा है। मूल रूप में पाली साहित्य को दो वर्गों में बांटा गया है, एक त्रिपिटक और एक अनुपिटक। त्रिपिटक में जो है वो जितने पिटक ग्रंथ हैं, सत्तु पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक, ये 3 ठो पिटक ग्रंथ हैं इनके, वो आ जाते हैं। और अनुपिटक में जो है वो ग्रंथ आते हैं जो बौद्ध धर्म से हट करके लिखे गए थे। उसमें बौद्ध धर्म का सिद्धांत नहीं है। इनमें जो है सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक में जो है बौद्ध धर्म के सिद्धांत है और सिद्धांत परक ग्रंथ है ये, जो त्रिपिटक भाषा में आ जाते हैं। ठीक है। और अनुपिटक में जो है वो ग्रंथ आते हैं जो धर्म से हट करके हैं। बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों से अलग हैं, उसमें सिद्धांत नहीं दिए गए हैं। जैसे आता है जातक कथा, ये स्टोरी है, इसमें जो है बौद्ध धर्म को बताया गया है, बौद्ध धर्म से संबंधित ही कथा है, लेकिन इसमें ये धार्मिक नहीं, धर्म के सिद्धांत इसमें नहीं मिलते हैं, यानी सैद्धांतिक नहीं है, सिद्धांत से हट करके है। मिलिंदपनहो, बुद्ध घोष की 8 कथाएँ, तो ये सब क्या है? धर्म के जो सिद्धांत है, ये देखिए लिखा हुआ सिद्धांतेतर साहित्य, मतलब सिद्धांत से हट करके ये साहित्य लिखा गया है। इसमें कोई सिद्धांत नहीं दिया गया है बौद्ध धर्म का। फिर कह रहा है कि पाली भाषा को कच्चायन, आप देखिए पाली भाषा को कच्चायन और मोगलान और मोग्गालान, कच्चायन और मोगलायन ने क्या कर दिया? व्याकरण बना दिया, यानी इसको व्याकरणबद्ध कर दिया। पाली भाषा को किसने व्याकरणबद्ध किया? तो कच्चायन और मोगलान ने। पाली भाषा में 3 लिंग होते हैं, जैसे संस्कृत में 3 लिंग होते हैं, वैसे ही 3 लिंग है। ठीक है। 3 लिंग में कौन कौन आता है? एक आ जाएगा पुल्लिंग, एक आ जाएगा स्त्रीलिंग और एक आ जाएगा नपुंसकलिंग। ठीक है। और
दो वचन आते हैं। पाली भाषा में 3 लिंग आते हैं, 2 वचन आते हैं। अब संस्कृत में, जब संस्कृत का तो ये पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग है, लेकिन वचन 2 ही क्यों है? क्योंकि संस्कृत में तो चलता है ना एक वचन, और क्या चलता है द्विवचन, और क्या वचन चलता है तो बहुवचन। तो इसमें जो है, जो पाली भाषा आती है, इसमें द्विवचन को गायब कर दिया गया है। द्विवचन पाली भाषा में क्या है, समाप्त हो गया। तो ये नहीं है, समाप्त हो गया। इसी वजह से जो है 2 ही वचन चलते हैं पाली में। कौन? एक वचन और बहुवचन। जैसे हिंदी में चलते हैं एक वचन और बहुवचन, लेकिन पाली में जो है वो लिंग 3 दिखाया गया है। संस्कृत की तरह यहाँ भी अभी चल रहा था, अभी खाली वचन में से एक गायब हुआ है। चलिए आगे जो है हम द्वितीय प्राकृत को जो है दूसरे वीडियो में कवर करेंगे। लास्ट तक वीडियो में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।